हेलो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक फर्स्ट हायर फंगाई की है एस्कोमाइसीट्स। नेक्स्ट जो हायर फंगाई आती है दैट इज बेसिडियोमाइसीट्स। तो बेसिडियोमाइसीट्स में अभी तक आपने क्या पढ़ा हुआ है? फर्स्ट आपने पढ़ा है ये क्या है, एक हायर फंगाई है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आपको पता है कि अगर ये रहेगी तो कहाँ रहेगी, वार्म एंड मॉइस्ट एरिया। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक अगर इसका हाइफे देखूं तो वो असल में कैसा है, सेप्टेट है। सेप्टेट है अगेन सिमिलर टू एस्कोमाइसीट, वो ये भी क्या है, ब्रांच्ड। क्लियर। नेक्स्ट अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखूं तो यहाँ पे सेक्स ऑर्गन, अभी तक आपने ये पढ़ा है कि सेक्स ऑर्गन क्या रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक रहती है कि इसमें क्या दिखेगी, सोमैटोगेमी। तो सोमैटोगेमी जो है इसकी बहुत ही अच्छी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक अगर मैं इसकी देखूं तो यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर्स, एनसीईआरटी बोल रही हूँ, जनरली एब्सेंट। अब वर्ड जनरली लिखा है, उन्होंने ये नहीं लिखा एब्सोल्युटली एब्सेंट। कुछ एसेक्सुअल स्पोर्स आप इसमें देखोगे, लेकिन ये नहीं है कि सब होते ही नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी वर्ड जनरली लिख रही है, एक्सक्लूसिवली नहीं लिख रही। एक्सक्लूसिवली मतलब कि विदाउट एक्सेप्शन वो क्या होंगे, एब्सेंट ही होंगे। क्लियर। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, इसमें फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म होती है। दैट फ्रूटिंग बॉडी जो इसमें फॉर्म होगी वो कौन सी होती है, बेसिडियो। ये कुछ एनसीईआरटी की लाइन थी जो हम बेसिक पार्ट में ही कवर कर चुके हुए हैं कि ये हायर फंगाई है, वार्म और मॉइस्ट एरिया में रहती है, वुड में ही प्रेजेंट है, वुड पे भी रह रही है, डिकेइंग एरिया फंगाई है ना, तो सेप्रोफिटिक तो रहती ही रहती है। क्लियर। तो वुड एरिया में ये ज़्यादा दिखती है। नेक्स्ट हाइफे में क्या है, सेप्टेट एंड ब्रांच है। ऑर्गन जो है सेक्स ऑर्गन इसमें एब्सेंट होते हैं और मोस्टली आप सोमैटोगेमी इसमें देखते हो। फिर आपने इसमें पढ़ा हुआ है कि जब भी सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं और क्या होती है, सोमैटोगेमी, तो आपने पढ़ा है कि उस बेसिस पे आप हाइफे एक कहते हो प्राइमरी हाइफे और एक वर्ड आपने यूज किया है सेकेंडरी हाइफे, यही पढ़ा हुआ है। क्लियर। फिर हमने पढ़ा था फ्रूटिंग बॉडी इसमें क्या प्रेजेंट होती है, बेसिडियो का प्रेजेंट होती है, जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, बेसिडियम प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। ये हमने एनसीईआरटी का कुछ बेसिक पॉइंट्स जो हैं वो कवर कर चुके हैं नो। अब मैं एक एक करके इसके पॉइंट्स कवर करूंगी। तो फर्स्ट पॉइंट इज कि बेसिडियोमाइसीट्स का जो बेस है वो क्या होता है, स्मॉल होता है, और स्मॉल बेस वाली फंगस है तो नाम पड़ गया बेसिडियोमाइसीट्स। क्लियर। एक्चुअली इसका नाम क्या है, क्लब फंगाई। अब क्लब का अगर शेप देखो तो आप इसको क्लब फंगाई क्यों कहा जाता है, इसकी शेप ही देखो तो बेस इसका कैसा आता है, स्मॉल आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा कि ये सबसे ज्यादा मोस्ट एडवांस जो होती है दैट इज बेसिडियोमाइसीट्स, और मोस्ट कॉमनली जो फंगाई आपको दिखती है वो कौन सी होती है, बेसिडियोमाइसीट्स दिखती है। और क्यों दिखती है, क्योंकि उसकी फ्रूटिंग बॉडी, जो फ्रूटिफिकेशन की फ्रूटिंग बॉडी जो होती है वो लार्ज होती है और कॉन्स्पिशियस होती है। कॉन्स्पिशियस मतलब कि दिखती है। क्लियर। वो आराम से दिखती है आपको क्योंकि उसका साइज क्या है, लार्ज है। तो क्वेश्चन कैसे घूमेगा कि कौन सी फंगाई है जिसकी फ्रूटिंग बॉडी लार्ज है, कॉन्स्पिशियस है, तो आंसर क्या होगा, बेसिडियोमाइसीट। मोस्ट एडवांस कौन सी आएगी, बेसिडियोमाइसीट। फ्रूटिफिकेशन किसमें जो है वो ज्यादा विजिबल है, अगेन बेसिडियोमाइसीट्स। नेक्स्ट जो है अगर मैं इसकी एग्जांपल ही देखूं तो मशरूम एक फंगाई है जो कि आप खाते भी हो, इट इज ऑल्सो नोन एज गिल फंगाई। आपको ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, गिल फंगाई इज ऑल्सो नोन एज मशरूम। नेक्स्ट इज टोडस्टूल, पफ बॉल्स, ब्रैकेट फंगाई। ये ना एनसीईआरटी की फर्स्ट लाइन में भी दिया हुआ है, टोडस्टूल, पफ बॉल एंड ब्रैकेट फंगाई। तो एनसीईआरटी की उस लाइन को यूज करके नीट वालों ने क्वेश्चन दिया कि टोडस्टूल, पफ बॉल, ब्रैकेट फंगाई बिलोंग्स टू विच क्लास, तो आंसर आया बेसिडियोमाइसीट्स। क्लियर। नेक्स्ट, बेसिडियोमाइसीट इज अमंग द बेस्ट डिकम्पोजर ऑफ द वुड। बेटा इसे 5 स्टार मार्क करो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेस्ट डिकम्पोजर ऑफ द वुड जो होगा वो कौन सी होगी, बेसिडियोमाइसीट। अब इसे बेस्ट डिकम्पोजर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डाइजेस्ट कर सकती है सेलुलोज एज वेल एज लिग्निन।
सारे बैक्टीरिया और फंगाई जो है वो सेलुलोज और लिग्निन को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन बेसिडियोमाइसीड एक ऐसा ग्रुप है जो कि उसमें केमिकल्स प्रेजेंट है जो कि डाइजेस्ट कर सके सेलुलोज एंड लिग्निन। आपको पता है सैप्रोफिटिक है, उस वुड के ऊपर रहेगी, अपने एंजाइम्स उसके ऊपर फेंकेगी, इसका मतलब वो जो है वो किस में प्रेजेंट होंगे, फंगाई में प्रेजेंट होंगे, वो रिलीज करेगी वुड पे और वुड क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, और वो डिसॉल्व वुड जो है उसको फंगाई क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, न्यूट्रिएंट्स उसे एब्जॉर्ब करेगी, तो दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज एब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बना, बेसिडियोमाइसीड इज द बेस्ट डिकम्पोजर ऑफ द वुड। द बेस्ट डिकम्पोजर ऑफ द वुड इज बेसिडियोमाइसीड। क्यों है, क्योंकि वो क्या डाइजेस्ट कर सकते हैं, सेलुलोज एंड लिग्निन, जो कि सारे के सारे फंगाई और बैक्टीरिया डिकम्पोज नहीं कर सकते। क्लियर? एक चीज याद रखना, सेलुलोज और लिग्निन को डाइजेस्ट कर सकती है, लेकिन उस टाइम पे कंडीशन क्या होनी चाहिए, वार्म एंड मॉइस्ट। ऐसा नहीं है कि आप ठंडा एरिया रखो और पानी की मात्रा बिल्कुल खत्म कर दो तो उस कंडीशन में भी वो डाइजेस्ट कर पाएगी, नहीं, इसका हैबिटेट में ये तो होना ही चाहिए, जो एरिया है वो वार्म और मॉइस्ट होगा, तभी उसके एंजाइमेटिक एक्टिविटीज हायर लेवल पे होंगी। क्लियर? नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो बेसिडियोमाइसीड में मोटाइल स्ट्रक्चर और सेल्स जो होते हैं वो क्या रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं। आपने ये चीज एक और फंगाई में की थी, दैट वाज जाइगोमाइसीड्स। क्लियर? तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक माइसीलिया, अगर हाइफे देखा जाए तो कैसे है, एक आता है प्राइमरी और एक आ जाता है सेकेंडरी। प्राइमरी माइसीलियम में क्या होता है, मोनोकैरियोटिक सेल होता है और वो बेसिकली कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। अब मोनोकैरियोटिक क्यों कहा गया है, क्योंकि जो सेकेंडरी माइसीलियम है वो क्या है, डाइकैरियोटिक। क्लियर? अब मोनोकैरियोटिक और डाइकैरियोटिक कहाँ से आए, बेटा आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले ही पढ़ा। इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने एक टाइप पढ़ी है सोमैटोगेमी। अब सोमैटोगेमी थोड़ा सा याद करो, मैंने कहा था हाइफे जो होते हैं वो फ्यूज कर जाते हैं, मैंने एक एग्जांपल दी थी कि हाइफे फ्यूज कर जाते हैं। ये आया हाइफे, एक हाइफे मान लिया जाए दिस वन इज पॉजिटिव टाइप या मेल टाइप, तो यहाँ पे आया एन, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। सेकेंड हाइफे जो आ रहा है अगेन वो भी क्या है, एन और एन। अब हाइफे जो है वो क्या कर रहे हैं, फ्यूज करेगा, तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन आएगी, एन और एन। इसका मतलब ये जो सेल है वो कौन सा सेल आ गया, डाइकैरियोटिक सेल। नाउ दिस डाइकैरियोटिक सेल रेप्लिकेट करेगा तो अगेन हर एक सेल में कितने न्यूक्लियर प्रेजेंट होंगे, 2 न्यूक्लियर प्रेजेंट होंगे। तो ये जो हाइफे फॉर्म हुआ, दिस हाइफे इज नोन एज सेकेंडरी mycelium, and this hyphae will result in formation of primary mycelium. क्लियर? तो सेकेंडरी माइसीलियम लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए किसमें होता है, बेसिडियोमाइसीड्स, हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। क्लियर? इसीलिए वो बोल रहे हैं कि जो मोनोकैरियोटिक जो सेल होगा वो बेसिकली क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। क्लियर? और जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम होगा, डाई मतलब कि 2, कैरियोट मतलब कि न्यूक्लियर, तो न्यूक्लियर कितने होंगे, 2 होंगे। अब वो बोल रहे हैं कि ये जो प्राइमरी वाला है, ये प्राइमरी वाला जो है वो स्पोर जो फॉर्म करेगा, एसेक्सुअल स्पोर जो फॉर्म करेगा, वो कौन कौन से हो सकते हैं, ओइडिया हो सकता है, कोनिडिया लाइक स्पोर हो सकता है, वो पिक्नियोस्पोर्स हो सकता है। लेकिन ये जो सेकेंडरी माइसीलियम है वो एसेक्सुअल स्पोर फॉर्म नहीं करता है। समझ आई? तो वहां पे क्या लिखा है, एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली एब्सेंट। ठीक है, जनरली एब्सेंट, ये एनसीईआरटी की लाइन है, लेकिन यहाँ पे अगर डिटेल में किया जाए तो जो प्राइमरी माइसीलियम है वो एसेक्सुअल स्पोर फॉर्म कर रहा है, कौन से वाला, ओइडिया, कोनिडिया लाइक स्पोर, कोनिडिया नहीं बोला मैंने, कोनिडिया लाइक स्पोर, और क्या बोला उसने, पिक्नियोस्पोर बोला। लेकिन सेकेंडरी माइसीलियम जो है, जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम कौन सा होगा, सेकेंडरी वाला होगा ना, वो फॉर्म जो है वो एसेक्सुअल स्पोर नहीं करता। क्लियर? तो वो बोल रहे हैं, मैंने अभी पॉजिटिव और नेगेटिव बोला, हेटेरोथैलिक कंडीशन बोल रही हूँ तभी तो बोल रहे हैं, देयर इज ऑफन डिफरेंशिएशन ऑफ 2 मेटिंग टाइप, एक आ गया पॉजिटिव और एक आ गया नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव कब कहेंगे, जब कंडीशन इज हेटेरोथैलिक। अगर होमोथैलिक है हम पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करते। क्लियर? नेक्स्ट हम कह रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगी उसमें सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो इन्वॉल्व नहीं करते। अगर सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं करते तो हो सकता है कि 2 स्पोर, बेसिडियोस्पोर, 2 स्पोर्स जो है वो
क्योंकि स्पोर क्या होता है हैप्लॉइड, दो स्पोर क्या हो गए कंबाइन, तो बेसिडियो स्पोर क्या हो गए कंबाइन हो सकता है, हाइफे क्या हो गए कंबाइन हो गए। तो कुछ भी कंडीशन हो वो फ्यूजन शो करेंगे लेकिन स्पेशली सेक्स ऑर्गन फॉर्म नहीं होंगे एंड रिजल्ट इन अ कंडीशन दैट इज डायकैरियोन फेस। डायकैरियोन फेस होने की वजह से कैरियोगेमी क्या हो जाती है, डिलेड हो जाती है फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। यहीं पे 5 स्टार करो कि डिलेड कैरियोगेमी is present in ascomycetes as well as it is present in basidiomycetes. In basidiomycetes it is of long duration और वहीं पे अगर एस्कोमाइसीट्स देखा जाए तो ये कैसी ड्यूरेशन आ जाएगी, शॉर्ट ड्यूरेशन की आ जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट वो बोल रहे हैं कि इंटरवेनिंग फेस इज नोन एज डायकैरियो फेस, ऑलरेडी कर चुके हैं, और उस सेल को क्या कहेंगे, डायकैरियोटिक सेल। कंडीशन क्या आएगी, N+N होती है। क्लियर। नेक्स्ट मैंने बोला सेकेंडरी माइसीलियम जो होता है वो लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है, तो प्राइमरी माइसीलियम जब फ्यूज करके तो सेकेंडरी माइसीलियम आगे ग्रो करता है। अब सेकेंडरी माइसीलियम जो होता है वो ज़्यादा टाइम के लिए होता है, इसलिए कहते हैं कि वो ज़्यादा लाइफ स्पेन किस में कवर करता है, डायकैरियो फेस में करता है। क्लियर। तो इट कंसिस्ट ऑफ प्रोफ्यूजली ब्रांच सेप्टेट हाइफे, और नेक्स्ट इज इसमें सेप्टा कौन सा प्रेजेंट होता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बैरल शेप आउटग्रोथ प्रेजेंट होती है, और वो कौन सा होता है, डॉली और सेप्टा प्रेजेंट होता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है बैरल शेप सेप्टा किसमें प्रेजेंट होगा, तो आंसर सीधे सीधे क्या आ जाएगा, बेसिडियोमाइसीट, और उसका दूसरा नाम बैरल शेप सेप्टा का नाम क्या आता है, दैट इज डॉलीपोर सेप्टा। नेक्स्ट अब सेकेंडरी माइसीलियम फॉर्म कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा, एक तो इसकी शेप के ऊपर आपने बोला कि क्लब फंगाई किसे कहते हैं, बेसिडियोमाइसीट्स को कहते हैं। वहां पे एक और वर्ड आएगा क्लैंप लाइक स्ट्रक्चर। तो क्लैंप जो है वो किस में फॉर्म होते हैं, तो आंसर फिर से क्या आएगा, बेसिडियोमाइसीट। और क्लैंप बेसिकली क्या है, हुक शेप आउटग्रोथ है। क्लियर। तो वो हुक शेप आउटग्रोथ असल में क्या करती है, दिस वन इज माइसीलियम, ये आया दो न्यूक्लियर। अब ये सेल डिवाइड कर रहा है तो इसमें एक ही न्यूक्लियाई गया, और नेक्स्ट जो है यहाँ पे एक हुक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हुई और इसका भी एक न्यूक्लियाई फॉर्म हुआ ना, तो ये न्यूक्लियाई जो है वो हुक लाइक स्ट्रक्चर से दूसरे सेल में गए। बेसिकली अगर मैं कहूँ क्लैंप फॉर्मेशन, तो क्लैंप फॉर्मेशन आप देखो तो जब सेल डिवाइड कर रहे हैं, दो न्यूक्लियाई हैं, दो न्यूक्लियाई डिवाइड करेंगे तो और कितने बनेंगे, दो न्यूक्लियाई ही बनेंगे। टोटल कितने हो गए, 4। दो न्यूक्लियाई देखो नेक्स्ट सेल में जा रहे हैं, एक जो है वो डायरेक्टली गया, एक जो है वो एक हुक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है उसकी तरफ से दूसरे सेल में इंड्यूस किया जा रहा है। दैट हुक लाइक स्ट्रक्चर जो फॉर्म हो रहा है दैट इज नोन एज क्लैंप। तो इसीलिए इसे क्लैंप फंगाई भी कई बार यूज कहा जाता है, और कई बार सीधे बोलते हैं क्लैंप स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन बेसिडियोमाइसीट। वहीं पे मैंने कहा था एस्कोमाइसीट्स की खासियत है कि उसमें क्रोजियर मेथड होता है। अगर क्रोजियर का आप देखो तो वहां पे न्यूक्लियाई डिवाइड कर रहे हैं और अपर न्यूक्लियाई जो है वो एक हुक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज क्रोजियर मेथड। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इन एस्कोमाइसीट क्रोजियर मेथड इज प्रेजेंट, इन बेसिडियोमाइसीट व्हिच इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्रोजियर मेथड, तो क्लैंप इज आर फॉर्म्ड इन बेसिडियोमाइसीट्स। क्लियर। तो फिर वही कहते हैं कि क्लैंप कनेक्शन आर मेंट फॉर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डायकैरियोन एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। ये इसका फंक्शन बना, और फंक्शन पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्लैंप कनेक्शन का क्या काम है। क्लियर। नेक्स्ट सेकेंडरी माइसीलियम जो है जनरली सॉइल में पेरिनेट करते हैं, तो किस फॉर्म में करेंगे, एक तो स्क्लेरोटिया आता है और एक आ जाता है राइजोमोम। आपको पता है सबस्ट्रेटम के नीचे पेरिनेट करना हो, अनफेवरेबल कंडीशन या सॉइल के अंदर रहना हो तो वो किससे करेगा, एक आएगा स्क्लेरोटिया। तो ये रहा स्क्लेरोटिया जो कि एक मास होता है, और एक आ जाता है राइजोमोम जिसकी टिप जो होती है, एपिकल टिप जो होती है वो रेप्लिकेट करती है। क्लियर। नेक्स्ट वो बोल रहे हैं कि डायकैरियोफेस और सेकेंडरी माइसीलियम भी डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर फॉर्म करते हैं। तब मैंने कहा था जब स्पोर फॉर्मेशन करवा रही थी तो बेसिडियोमाइसीट्स के बाद मैंने कुछ स्पोर के नाम दिए थे, एसिडियोस्पोर, यूरिडोस्पोर और टेलियोस्पोर्स। तो ये जो स्पोर्स थे जो मैंने किसमें कहा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कहा था, और ये कैरेक्टरिस्टिक मैंने तभी कही थी किसकी है, बेसिडियोमाइसीट्स के। यहाँ पे एक और स्पोर लिख लो, दैट इज क्लेमाइडो स्पोर्स।
क्लियर। तो ये ऐसे स्पोर्स हैं जो बेसिकली कौन सी फेज फॉर्म कर रही है, डाई कर रही है, और फेज कर रही है, तो इसमें न्यूक्लियाई भी कितने होंगे, 2 होंगे। यूजुअली आप कितने पढ़ते हो, एक ही न्यूक्लियाई पढ़ते हो, तब मैंने कहा था बाय न्यूक्लिएटेड जो स्पोर्स हैं वो किसमें फॉर्म होते हैं, बेसिडियो स्पोर्स में फॉर्म, बेसिडियोमाइसीट्स में फॉर्म होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट चीज वो बोल रहे हैं कि अगर बेसिडियो, फ्रूटिंग बॉडी कौन सी है, बेसिडियो कार्प है, फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियो कार्प है, और वो किससे बनी होती है, बेसिडियम उसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब बेसिडियम बेसिकली प्रोड्यूस क्या करता है, नियोस्पोर फॉर्म करता है, दैट इज बेसिडियोस्पोर्स, और वो कितने फॉर्म करता है, 4 करता है। अब बेसिडियोस्पोर्स कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक्सोजीनसली हो रहे हैं। अब यहाँ पे एक और एमसीक्यू बनता है, इन द केस ऑफ, अगर मैं सेक्सुअल स्पोर की बात करूं, सेक्सुअल स्पोर, इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट नियोस्पोर्स। तो इन द केस ऑफ एस्कोमाइसीट, तो एस्कोस्पोर्स अगर देखा जाए, एस्कोस्पोर्स जो हैं वो प्रोड्यूस कैसे होते हैं, एंडोजीनसली। और वहीं पे अगर मैं बेसिडियोस्पोर देखूं तो वो प्रोड्यूस कैसे हो रहे हैं, एक्सोजीनसली। अब ये क्वेश्चन काफी कॉमन है कि कौन से एंडोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं, एस्कोस्पोर्स एंडोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं, बेसिडियोस्पोर एक्सोजीनस। इसका मतलब फ्रूटिंग बॉडी के बाहर की सरफेस की तरफ। अब वही पॉइंट आता है कि एक्सोजीनसली प्रोड्यूस हो रहे हैं एट टिप ऑफ फाइन आउटग्रोथ, और उसको क्या कहते हैं, स्टेरिकमेटा कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, जो फंगाई हैं वो प्रोड्यूस करती है फ्रूटिफिकेशन, दैट इज नोन एज बेसिडियो कार्प। ये जरूरी नहीं है फॉर्म करे, लेकिन जो फॉर्म करेगी दैट इज बेसिडियो कार्प। क्लियर। नेक्स्ट, इसकी एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल इज रस्ट। बेटा याद रखना पीआर चाहिए होती है इन यूएस में। क्लियर, परमानेंट रेजिडेंसी चाहिए यूएस में, तो पीआर से याद रखना पक्सीनिया कॉज रस्ट, ठीक है, और वहीं पे यूटिलिगो कॉज रिजल्ट इन स्मट। क्लियर। तो ये जनरली पूछा जाता है कि पक्सीनिया क्या कॉज करेगी, रस्ट कॉज करेगी, यूटिलिगो क्या करेगा, स्मट, क्योंकि ये एनसीईआरटी की ही लाइन है। क्लियर। तो फर्स्ट आ जाता है रस्ट, तो मैंने कहा आपको याद रखना है पीआर से। क्लियर। तो पक्सीनिया ग्रैमिनीज ट्रिटिकाई जो कि हद से ज्यादा पूछी जाती है, दैट रिजल्ट इन ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। नेक्स्ट आ जाती है पक्सीनिया ग्लूमेरम, दैट इज येलो रस्ट ऑफ व्हीट, एंड नेक्स्ट इज हेमेलिया वेस्टाट्रिक्स, दैट रिजल्ट इन लीफ रस्ट ऑफ कॉफी। इसमें ये वाले क्वेश्चन तो आपको ज्यादा दिखेंगे। क्लियर। तो ये बेसिकली इसमें क्या होता है, बेसिडियो कार्प एब्सेंट होता है, और जो रस्टी पस्यूल होता है वो एक डिजीज कॉज कर रहा है, तो वो क्या है, एक वीट है, किस पे, ब्लैक रस्ट ऑफ वीट, तो वो कौन करेगा, पक्सीनिया ग्रैमिनीज ट्रिटिकाई। इस पे तो हद से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। क्लियर। नेक्स्ट इज स्मट, तो यूटिलिगो से याद रखना स्मट। तो ये जो है ये थिक वॉल ब्लैक कलर रेस्टिंग स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज नोन एज स्मट स्पोर। हो सकता है इसी पे क्वेश्चन हो कि थिक वॉल या ब्लैक कलर रेस्टिंग स्पोर किस में प्रोड्यूस होंगे, तो आप सीधा आंसर दोगे स्मट में होंगे। अब ये रिप्रोड्यूस अगर देखा जाए तो वहां पे टेल्यूटोस्पोर्स और क्लेमाइडोस्पोर्स भी प्रोड्यूस होते हैं। अब स्मट जो होती है वो 2 टाइप की है, एक है कवर्ड और एक आ जाती है लूज। तो जो कवर्ड स्मट होती है वो होस्ट बॉडी के अंदर ही रहती है, और उसकी एग्जांपल आ जाती है यूटिलिगो मेडिस, एंड दैट इज स्मट ऑफ कॉर्न। नेक्स्ट इज टेलेटा ट्रिटिकाई, दैट इज बर्न्ट और स्टिंकिंग स्मट ऑफ व्हीट। नेक्स्ट आ जाता है लूज स्मट। लूज स्मट में जो होती है वो डायरेक्टली होस्ट से अटैच नहीं रहती है, वो सरफेस पे आ जाती है, तो दैट इज यूटिलिगो ट्रिटिकाई। क्लियर। और वो करेगी लूज स्मट ऑफ व्हीट, डिजीज कॉज करेगी। तो ये एग्जांपल्स आपको लर्न होनी चाहिए, स्पेसिफिकली ये वाली। जहां ट्रिटिकाई आ जाए वो तो इंपॉर्टेंट ही है। नेक्स्ट इज मशरूम, खाते हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एडिबल, अगर फंगाई आती है आपको पता है मशरूम है, एडिबल है, लेकिन सारी मशरूम जो है वो एडिबल नहीं है, मैं पहले बता दूं। तो एडिबल फंगाई, तो ये भी क्वेश्चन है कि मशरूम आर एडिबल, नहीं, ये एडिबल भी हैं और नॉन एडिबल भी हैं, ऐसा नहीं है कि नॉन एडिबल इसमें है ही नहीं। तो वो बोल रहे हैं कि एडिबल और नॉन एडिबल जो अगेरिकेल्स हैं वो करते हैं अम्ब्रेला शेप, वो क्या फॉर्म करते हैं, बेसिडियो का। मशरूम सबने देखा है, इसीलिए अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर तो उन्हें समझ आ ही गया होगा।
क्लियर। तो एडिबल मशरूम जो होते हैं वो जनरली कैसे प्रोड्यूस क्या करते हैं, कलर्ड बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, वो उनकी आइडेंटिफिकेशन फीचर आ गया। नेक्स्ट कॉमन एग्जांपल इज अगैरिकस कैम्पेस्ट्रिस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर। नेक्स्ट इज अगैरिकस ब्रूनेसेंस, नेक्स्ट इज वोल्वेरिएला वोल्वेशियाई, that is also known as paddy straw mushroom, and next one is lentinus edodes, that is shiitake mushroom, clear। तो ये मशरूम का बेसिकली आपको याद रखना है कि मशरूम को हम क्या कहते हैं, अगैरिकस। अब गलती कहाँ होगी, जो एमसीक्यू में कंफ्यूज करोगे वो होगा अगैरिकस और एस्परजिलस। एस्परजिलस जो है वो एस्कोमाइसीट है, एनसीईआरटी में ध्यान से ना वहाँ पे 5 स्टार करके नोट करो। एस्परजिलस जो है वो एस्कोमाइसीट है, वीड ऑफ लेबोरेटरी, और वहीं पे अगैरिकस अगर देखा जाए तो वो बेसिडियोमाइसीट है और वो क्या है, मशरूम, एडिबल, क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है टोडस्टूल। इस पे क्वेश्चन दिखेगा कि टोडस्टूल जो है वो एडिबल है या नॉन एडिबल है। टोडस्टूल नॉन एडिबल है और वो असल में क्या है, पॉइजनस मशरूम है, क्लियर। और वो क्या प्रोड्यूस करती है, व्हाइट स्पोर प्रोड्यूस करती है। और इसकी एग्जांपल ये इसलिए की जाती है क्योंकि एक एम्परर को मारा गया था ये टोडस्टूल देके, मशरूम की तरह दिख रही है तो उसने मशरूम समझ के खाया है, दैट इज अम्निटा सिसेरिया। वो जो एम्परर था वो सीसर को, रोमन एम्परर सीसर था जिसे पॉइजन दिया गया था, तो इसे सीसर्स मशरूम भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपको डेथ कैप पे क्वेश्चन आएगा, दैट इज अमेनिटा फेलॉइड्स। नेक्स्ट वन इज fly agaric, then also known as Aspergillus muscaria, क्लियर। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक ये है, और ये क्यों, ये क्या है, पॉइजनस है और असल में क्या है, नॉन एडिबल है। नेक्स्ट इज ब्रैकेट फंगाई विच इज आल्सो नोन एज शेल्फ फंगाई। बेटा शेल्फ लाइक स्ट्रक्चर आपने देखे होंगे पेड़ के ऊपर, अगर आप डायग्राम पे देखो तो उसमें शेल्फ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, वो काफी ज्यादा ब्रॉड होते हैं। टोड फंगाई, शेल्फ फंगाई, टोड फंगाई और ब्रैकेट फंगाई साइज में काफी ज्यादा बड़े होते हैं। तो ब्रैकेट फंगाई इज आल्सो नोन एज शेल्फ फंगाई, और बेसिकली आपको किसमें इसकी फ्रूटिंग बॉडी मिलती है, ट्री ट्रंक पे दिखाई देती है। और ये किस तरह से दिखती है, ब्रैकेट्स और शेल्फ की तरह दिखती है। तो आप इसकी डायग्राम भी देखो तो आपको यही दिखेगा। तो नेक्स्ट आपकी आ जाती है पफ बॉल्स। तो पफ बॉल जो बेसिकली अगर देखा जाए तो बेसिडियोकार्प जो है उसमें से जो स्पोर्स हैं वो कैसे राइपनिंग होने के बाद कैसे होता है, सेंड आउट पफ्स ऑफ स्पोर्स। तो राइपनिंग मतलब पक जाने के बाद, क्लियर। और ये पफ बॉल जो होता है वो ओडोरिफेरस, ओडोरिफेरस मतलब कि स्मेल। नेक्स्ट आ जाता है दे आर एडिबल इन यंग एज स्टेज। अब ध्यान से, टोडस्टूल जो है वो एडिबल नहीं है, पफ बॉल जो है वो एडिबल है, ये क्वेश्चन दिखेगा। नेक्स्ट इज एमिरेला विच इज आल्सो नोन एज हनी मशरूम, clear, and it is also edible mushroom which is a serious root parasite of both hardwood as well as conifer, clear। तो ये बेसिकली कॉनिफर जिम्नोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं, तो जिम्नोस्पर्म्स के ऊपर ये अटैक करती है और ये सीरियस रूट पैरासाइट है। नेक्स्ट इज हेलुसिनोजन। एस्कोमाइसीट्स में आपने पढ़ा एलएसडी, एलएसडी की तरह ही यहाँ पे एक साइलोसाइब मैक्सिकाना जो मशरूम है वो हेलुसिनोजन प्रोड्यूस करती है विच इज सिमिलर टू एलएसडी। दूसरा नाम आ जाता है दैट इज सैक्रेड मशरूम। सैक्रेड मशरूम से नाम ही पता चला होगा कि कुछ इंडियंस जो मैक्सिकन इंडियंस हैं वो सर्टन रिलीजियस सेरेमनीज में इसको यूज करते हैं, तो नाम से ही पता चल रहा है सैक्रेड मशरूम, क्लियर। तो इसे कौन प्रोड्यूस करता है, दैट इज साइलोसाइब मैक्सिकाना। अब ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप एलएसडी को भी इम्पॉर्टेंट कंसीडर करते हो और उसकी फुल फॉर्म एलएसडी की आपको आनी चाहिए। तो दैट्स सफिशिएंट फॉर बेसिडियोमाइसीट्स।